14 में एक आदमी आया, मैं उस आदमी का इसलिए सम्मान नहीं करता कि किस पार्टी में है, किस संगठन से। कोई भी ऐसा आदमी जिसने उस खोई हुई उस सम्मान को जगाने के लिए अगर उसने डॉट बराबर भी काम किया है, तो हमें उसका न रंग देखना चाहिए, न जाति देखनी चाहिए, न पार्टी देखनी चाहिए। उसको यह एहसास कराना चाहिए कि जो हमारे अंदर सम्मान का भाव तू जगा रहा है, अगर तूने अगले 5 साल तक जगा दिया तो हम हर चौराहे चौराहे इस राष्ट्र को तोड़ने वाली शक्तियों को समाप्त कर। 2014 में एक छोटा सा ऑर्डर आया, सिर्फ एक सरकारी ऑर्डर आया, और आपने उसे 90% लोगों ने सुना नहीं, और जो 99% नहीं सुनते वो बात भी पहले सुनता। उस आदमी ने एक सरकारी आदेश, सिर्फ छोटा सा, उसके लिए लोकसभा राज्यसभा का अधिवेशन नहीं बुलाना था। उसने ये कहा कि भारत में आप अपने डेट ऑफ बर्थ और आप किसकी संतान हैं, इस सर्टिफिकेट को आप खुद सत्यापित करिए। किसी मजिस्ट्रेट के पास जाने की जरूरत नहीं। कोई कमाल का ही होगा जो अपने बाप की जगह किसी दूसरे का बाप का नाम लेते हैं। और उस ऑर्डर ने आपको उस बोध, उस कुंठा से बाहर निकाल दिया कि मेरा सर्टिफिकेट कोई मजिस्ट्रेट करेगा जो अंग्रेज बना गए थे, और उनके जाने के बाद 2014 तक आपका सर्टिफिकेट आपके पिताजी का नाम वो सत्यापित करता था जो आपको जानता था। एक छोटी सी बात से कितना बड़ा था। इसलिए मैं मानता हूं कि एक नहीं बहुत सारी बातें हैं। यहां कोई पार्टी ने, कांग्रेस होगा, कोई बीजेपी होगी, लेकिन हम एक कॉमन इतिहास पढ़ रहे हैं। आपको जरा सा बताऊं तो आपको मजा आएगा, और पूछिएगा उन लोगों से जिनकी संतानें आजकल जो है वो जाने क्या क्या तरीके के तर्क दे रही हैं, और आपको लगता है कि यार ये तो बड़े ज्ञानी लोग हैं। ये मैंने लिख इसलिए लिया है ताकि कभी मुझसे गलती ना हो जाए, क्योंकि वो 2-3 चीजें ऐसी हैं जिससे कि आपको सही बात पता चल जाए। कांग्रेस पार्टी कब बनी? कब बनी कांग्रेस पार्टी? हैं? 1885। ठीक है। कांग्रेस पार्टी क्यों बनी जी? सच बोलिए यार। देश को आजाद कराने के लिए। क्या चीज, क्या कह रही है? नहीं, मैं आपको देखिए नहीं, वो आपका इंटरप्रिटेशन है। मैं इंटरप्रिटेशन पे नहीं जाता, इसलिए मैंने कहा तथ्यों पे बात करिए। उससे आसानी होती है कि कहते हैं कि कोई आपसे सवाल नहीं करता। कांग्रेस पार्टी से मेरा कोई झगड़ा नहीं। ये इतिहास में हमें पढ़ाना पड़ता है, और इतिहास में अगर कोई सवाल पूछे तो आपको ये जवाब लिखना पड़ता है। लेकिन अपने आप से जरा थोड़ी देर के लिए पूछिए, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, राज कर रहे थे, हमें गुलाम बनाया अंग्रेजों ने, और 1885 में भी अंग्रेज थे कि नहीं थे साहब? लेकिन आपने कभी नहीं ये सुना है कि एक अंग्रेज आपको गुलाम बना रहे हैं, और उन्हीं अंग्रेजों ने जिसे आपको गुलाम बना रखा है वही आपसे कह रहे हैं हम तुम्हें आजाद कराएंगे। और 1885 में शोभाजी उत्तर प्रदेश में एक जिला, यहां के लोग उस जिले को जानते होंगे, उस जिले का नाम है इटावा। इटावा का नाम आते ही आप लोगों को चमक आ गई, क्योंकि इटावा में एक सैफई गांव है, वहां डांस हुआ करता। वो एक अलग बात है, मैं आपको रिफ्रेश बता के आप फ्रेश रहें थोड़ा। मेरा वो मुद्दा नहीं है, वो पार्टी का मामला जो करे। इटावा का एक कलेक्टर था, वो अंग्रेज कलेक्टर था, और पूरे सोच समझ करके 1857 में, जिसका जिक्र अभी शोभा जी ने करा,
कि 1857 का जो क्रांतिवीर था, जो मेरठ का मामला था, उस मंगल पांडे को आपकी धरती पे फांसी दी गई। और 1857 के बाद भारत के क्रांतिकारी और अंग्रेज आमने सामने थे, उस क्रांति में कई अंग्रेज मारे गए। तो अंग्रेजों ने यह समझ लिया कि अब हमें इस देश में राज करना है, तो इस आजादी की जंग वाले लोगों के बीच में एक कॉरिडोर बनाना है ताकि आग सीधी हमारे ऊपर आए। और धीरे धीरे ये काम करते रहे और 1885 में इटावा का कलेक्टर A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव रखी। उसका नाम था A.O. ह्यूम। और उसने कहा कि जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं, जो लोग अंग्रेजों से संबंध रखते हैं, हम उन लोगों को इसमें प्रोत्साहित करेंगे ताकि ये जो क्रांतिकारी हैं, जब भी कोई ये बात करेंगे तो हमारी बात इस पार्टी के लोगों से होगी, क्रांतिकारियों से सीधे हैंडल हम नहीं करेंगे, ये कहेंगे। और ताज्जुब है, उस पार्टी में 1885 में फाउंडर है इंडियन नेशनल कांग्रेस का A.O. ह्यूम, और 1888 में जॉर्ज यूले उसका प्रेसिडेंट है। 1889 में विलियम वेब उसका प्रेसिडेंट है। 1894 में एल्फ्रेड वेब उसका प्रेसिडेंट है। 1904 में हेनरी कॉटन उसका प्रेसिडेंट है। हम कह रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में आजाद करने के लिए बनाई गई थी। अंग्रेजों ने बना करके कहा हम तुम्हें आजाद करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाएंगे। इसलिए आज आप समझ पाएंगे कि 1885 में बनी कांग्रेस पार्टी, जिसकी नींव अंग्रेजों ने रखी, जिसके 5-5 अध्यक्ष अंग्रेज हुए, वही पार्टी 1946 में जब भारत से जा रही थी तो उन्होंने कहा हम पावर ऑफ ट्रांसफर के तहत नेहरू को प्रधानमंत्री बनाएंगे, पटेल को नहीं बनने देंगे। इसलिए जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी की किताब है, और आचार्य जेबी कृपलानी उस घटना में उस वक्त एक्टिंग प्रेसिडेंट थे कांग्रेस पार्टी। आचार्य जेबी कृपलानी उस घटना के गवाह हैं, जिस घटना में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव होना था। 15 प्रोविंशियल असेंबली से जो वोट डाले गए, जब वोट खुले तो फूल वाले चाचा को एक भी नहीं मिला, और 14 में से 12 वोट पटेल को मिले, 1 कृपलानी को मिला और 1 किसी और साहब को मिला। लेकिन हिंदुस्तान में आज चर्चा होती है कि ईवीएम हैक कर ली, ये तो 1946 में हैक हो गई। जिस आदमी को 12 वोट मिले, उससे गांधी जी ने अपने कद का इस्तेमाल करके जेपी कृपलानी के माध्यम से पहले कहा कि पटेल से कहो इस्तीफा दे दो। और ये मैं नहीं कह रहा, जेपी कृपलानी जो वहां बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी किताब लिखी है। उस किताब के 245 नंबर पेज से लेकर 248 तक को आप पढ़ेंगे। उस किताब का नाम है गांधी हिज लाइफ एंड थॉट्स। और ये किताब मिलती नहीं है कहीं, ये भारत सरकार के पब्लिकेशन डिवीजन में थी, वहां से भी गायब हो गई। लेकिन अंग्रेज समझदार थे, यहां से ले गए असल चीजें। वहीं से उस किताब की मैंने वो मुकवा करके उसकी फोटोकॉपी की। तो मैंने कहा जो आदमी अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनने में जिसने घोटाला किया हो, वो देश का पहला प्रधानमंत्री बना है। और जो आदमी इस कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे लात मार के चला गया हो और दुनिया में घूमा हो और भारत में अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी हो, खुलेआम चुनौती दी हो, उसने आजाद हिंद फौज बनाई और भारत की आजादी की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को की। तो दुनिया के 11 राष्ट्रों ने, जिसमें आज का सोवियत यूनियन भी है, मान्यता दी थी। लेकिन भारत के लोगों ने एक कायर, एक दलाल, एक चाल पुलिस को देश का पहला प्रधानमंत्री माना, सुभाष चंद्र बोस को नहीं माना। आज आपको पता चल गया कि संविधान में सुभाष चंद्र की तस्वीर है। दुनिया को चैलेंज करके, पूरी प्रभुसत्ता को तोड़ करके इतनी ताकतवर बनाया कि भारत की आजादी की घोषणा की। लेकिन यह भी एक सच है, सच की एक प्रवृत्ति होती है, उसकी एक टेंडेंसी होती है कि सच बहुत क्रूर होता है। उसे आप कितना भी दफना दीजिए, वो एक समय के बाद पूरी ताकत से बाहर निकलता है। और जब सच बाहर निकलता है
तो आप भी वही हैं, मैं भी वही हूं, शोभा जी भी हैं, यहां हमारे एमएलए साहब भी हैं और दूसरे गणमान्य व्यक्ति भी हैं। और इतनी ताकत से निकलता है कि जिनकी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता था, यह सुना होगा आपने बहुत, उनके यहां आज सूरज निकल जाता है तो संडे मनाते हैं। इसलिए जब आप सच बोलते हैं, अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठते हैं, तो कौन सी ऐसी ताकत है कि पिछले 7 साल से हमारी टीम एक ही एजेंडे को लेकर चल रही थी। उसमें किसी को एमपी की टिकट और पद्मश्री नहीं दिलवाना था, ना ऐसे किसी पुरस्कार की हमको आवश्यकता है, और पूरी ईमानदारी से देश के प्रधानमंत्री को बाध्य किया। और प्रधानमंत्री ने सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी वो तमाम सारी फाइलें जो गुप्त खजाने में रखी हुई थी, उनको डीक्लासिफाई कर दिया। वो तथ्य सारे सामने आ गए, देश को खुल के बताया, और उसका असर क्या हुआ? हमने कोई मांग नहीं रखी, हमने सिर्फ इतनी मांग रखी कि भारत की प्रभुसत्ता, जिसे लुटियन जोन कहते हैं, जहां राष्ट्रपति निवास है, जहां संसद है, जहां राजपथ है, जहां इंडिया गेट है, जहां अमर जवान ज्योति जल रही है, उसी ज्योति के सामने एक छोटी सी कनोपी थी। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता, उस कनोपी के नीचे 25-30 साल पहले तक और 10-20 साल जोड़ लें, आजाद हिंदुस्तान जिसे आप आजाद कहते हैं, इस ट्रांसफर ऑफ माध्यम के मामले से ऐसे सत्ता पे दलाल बैठे थे कि उस कनोपी में, उस छतरी के अंदर जॉर्ज पंजम की मूर्ति लगी हुई थी। हम आजाद थे, जॉर्ज पंजम की मूर्ति लगी हुई थी, जिसने इस देश के संस्कृति को रौंदा, आर्टिफिशियल इस देश के अंदर, कृत्रिम तरह से इस देश के अंदर बहुत सारे, क्या बोलते हैं उसको, फेमीन क्रिएट कर दिया। हजारों करोड़ों लोग, दुनिया का पैसा और गेहूं इंग्लैंड भेज दिया गया, और बंगाल में बहुत बड़ा एक फेमीन बनाया गया, आर्टिफिशियल। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे ही आपके अंदर बोध होगा, ये राष्ट्र जग जाएगा। ये राष्ट्र न जगे, इसलिए तरह तरह के प्रकंप हो रहे हैं, इतने इसके पीछे खेल होने में लगे हुए हैं, बाहर से अंदर से। इसलिए कुछ शाहीन बाग को बैठ के डरा रहे हैं, कुछ किसानों में से बैठ के डरा रहे हैं। उनका एजेंडा वो नहीं है जो प्रधानमंत्री के पद पर बैठा है, उनका एजेंडा है, क्या वजह है कि हमारे देश में किसान बैठते हैं और कनाडा का प्रेसिडेंट कहता है कि ये अपने अधिकारों की मांग करते हैं। तुमसे क्या मतलब? दुनिया नहीं चाहती कि आप अपने खोए हुए उस सम्मान को प्राप्त करें। आपके अंदर अपनी संस्कृति के प्रति एक बोध हो, सम्मान का बोध हो, आपको अपने होने पे घमंड होने लगे, ये दुनिया नहीं चाहती, बहुत सारी ताकतें नहीं चाहती। इसलिए किसान आंदोलन भी हो रहा है, इसलिए इस देश के अंदर शाहीन बाग भी हो रहा है, इसलिए हर दिन किसी चौराहे पे कभी हिजाब पे झगड़ा है, कभी 3 तलाक पे झगड़ा है। ये इसलिए नहीं हो रहा है कि किसी का सत्ता में विरोध करना है, इसलिए हो रहा है कि जो सत्ता में बैठा है उससे इस देश के लोगों को अपने होने का बोध होना शुरू हो गया। इसलिए वो आपको डराना चाहते हैं, आपको चाहते हैं कि डर के मारे आपका आदमी भाग जाए। इसलिए वो ताकतें जाति के नाम पे, मजहब के नाम पर तरह तरह के परपंच करके आपकी इस धारा को रोक देना चाहते हैं।